Hello students, we will move on to the last part of the chapter of polymers. Okay, so अब तक हमने almost सारे टाइप के polymers देख लिए हैं. Now there is only one problem with polymer. Polymer क्या होता है कि बहुत बार जो polymers होते हैं ना ये biodegradable नहीं होते. These are non-biodegradable. जैसे गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन करती है, क्यों करती है? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो आराम से डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं होता, वो बहुत सारे सालों तक वो प्लास्टिक ऐसे ही अक्यूमुलेट होता जाता है. So many polymers are non-biodegradable, and because they are non-biodegradable, they cause environmental pollution. जैसे सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि वो सालों सालों तक उस सॉइल में रह जाता है. So environmental pollution cause होता है, correct? So when I talk of polymers, many of these polymers are non-biodegradable. And because they are non-biodegradable, what it means is they cannot be decomposed by microorganisms easily. ठीक है? And because they cannot be decomposed by microorganisms easily, okay, they will remain as it is. वो सॉइल में वो उस जगह पे एज इट इज रह जाते हैं, जैसे प्लास्टिक है. तो इसलिए ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को गवर्नमेंट बैन कर देती है ना. तो इनका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना. अब जैसे आप नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ पॉलीमर्स है, ऐसे कुछ मटेरियल होने चाहिए कि विच कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. करेक्ट? ऐसे पॉलीमर्स को कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होता है, दीज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ओके, दे हैव सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स टू नेचुरल पॉलीमर्स. नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर जैसे फंक्शनल ग्रुप्स होता है, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप्स इन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के अंदर भी होता है. एंड ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, दीज आर मैन मेड. हम लोग स्पेशली ऐसे पॉलीमर्स बना रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज ना करे, जो आराम से डिग्रेड हो जाए. सो दीज आर इजीली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, ऐसे कौन से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है? तो हम लोग ऐसे 2-3 पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज poly beta hydroxybutyrate. Okay, copolymer with beta hydroxyvalerate. इसको PHBV कहा जाता है ना. नाम से ही रियलाइज होता है कोपॉलीमर है. सो बेसिकली देयर आर 2 मोनोमर्स. सो एक मोनोमर आपका ये होगा एंड आपका सेकेंड मोनोमर जो है वो ये होगा. ओके, सो मोनोमर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट. ओके, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सी ब्यूटरेट है तो 4 कार्बन एटम्स, 2, 3, 4 एंड ये एंड कार्बन एटम जो है इसको COOH में कन्वर्ट कर दो, COOH. अब बीटा कार्बन कौन सा होगा? सो ये कार्बन जो COOH ग्रुप को अटैच्ड है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. इस बीटा कार्बन पे यू वुड हैव OH, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी है. सो यू हैव OH, सो CH2 CH CH3. Okay, and the second one is beta hydroxyvalerate. So beta hydroxyvalerate. Okay, now when I say beta hydroxyvalerate, valerate मतलब ये valeric acid से बना है, and valeric acid has 5 carbon atoms in it. So 1, 2, 3, 4, 5. आखिरी जो कार्बन एटम है उसको आप COOH में कन्वर्ट कर दोगे.
वापस बीटा हाइड्रोक्सी, सो अल्फा बीटा, सो दिस इज OH, दिस इज H2H, H2H3. ओके, ना इनके एक्चुअल IUPAC नेम्स क्या होंगे? 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, एंड इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. अब इनको यूज करके आप पॉलीमर्स कैसे बनाओगे? तो सी, ये ना ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा. एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल ग्रुप एंड दूसरे मॉलिक्यूल का ये OH ग्रुप, दे विल गेट अटैच टू ईच अदर. ओके, सो एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल ग्रुप, दूसरे मॉलिक्यूल का COOH ग्रुप, सो दिस इज एसिड प्लस अल्कोहल, दे विल फॉर्म ईस्टर. ओके, सो नाउ लेट मी ड्रॉ दिस, ताकि आपको समझ में आ जाएगा. पहले मैं ये इसके बाजू में ये बनाता हूं, तो इसको देखो मैं कैसे बना रहा हूं. ओके, आई एम मेकिंग इट दिस वे. CH, ये OH इस साइड पे बनाओ, CH2 CH3 हम लोग नीचे बना रहे हैं. ठीक है, फिर ये CH को CH2 है, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH. इसी तरह से इसको भी ऐसे ही दिखते, OH ये साइड पे एंड CH3 नीचे. सो दिस विल बी OH CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, नाउ सॉरी, COOH ग्रुप हमेशा क्या देता है? जब कभी ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, COOH ग्रुप आपको OH देगा, एंड अल्कोहल जो है ग्रुप, ये आपको H देगा. अल्कोहल ग्रुप विल गिव यू H. इस तरह से H2O बाहर निकलेगा. बाय द सेम लॉजिक यहां से OH बाहर निकलेगा और ये आगे चेन आगे कंटिन्यू होगी, एंड ये अल्कोहल ग्रुप से ये H निकलेगा और ये चेन इस साइड पे कंटिन्यू होगी. सो नाउ व्हाट यू विल गेट इज, ये ऑक्सीजन, ये यहां पे आगे चेन कंटिन्यू होगी, CH, ये C2H5 में डायरेक्टली दिख रहा हूं, CH2C डबल बॉन्ड O. अब ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम विल गेट अटैच टू ऑक्सीजन. ओके, सो दिस विल बी O, दिस इज CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O. ये हट जाएगा, सो यू विल हैव दिस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. अब ये जो आपका पॉलीमर है, दिस पॉलीमर इज PHBV. ये पॉली ईस्टर ही हुआ, क्योंकि यहां पे ईस्टर लिंकेज फॉर्म हो रहा है ना, एसिड प्लस अल्कोहल. यहां पे यू कैन सी दैट दिस इज ईस्टर लिंकेज. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके, फाइन. नाउ इसके बाद देयर इज वन मोर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. दैट वन मोर पॉलीमर इज नायलॉन 2 नायलॉन 6. Now if you see nylon 2 nylon 6, this is different from nylon 2,6. ये nylon 2,6 नहीं है, it is nylon 2 dash nylon 6. Now when you have only one number, जैसे nylon 2 है, तो this will have both groups. NH2 ग्रुप भी इसके अंदर होगा and COOH ग्रुप भी होगा, and इसके अंदर there will be 2 carbon atoms because the number is 2. Similarly, when you have only nylon 6, it will also have both groups NH2 and COOH. अगर जो आपका ऐसा कुछ कंपाउंड है nylon 2,6, तो इसमें ऐसा होता है कि दिस इज डायअमाइन, मतलब पहले कंपाउंड के अंदर यू हैव ओनली 2 NH2 ग्रुप्स, एंड ये सेकेंड इसके अंदर यू हैव 2 COOH ग्रुप्स.
बट व्हेन यू राइट इट एज नाइलॉन 2 डैश नाइलॉन 6 तो इसके अंदर ही दोनों ग्रुप्स होंगे, NH2 एंड COOH, इसके अंदर भी दोनों ग्रुप्स होंगे। तो मोनोमर्स यूज्ड, ओके, फर्स्ट केस में नाइलॉन 2, सो यू हैव 2 कार्बन एटम्स, 1 2, एक को तो आपको COOH में कन्वर्ट करना एंड दूसरे पे एक NH2 ग्रुप ऐड करना, so this is CH2, so this is 1 2, so this becomes 2 amino, ये जो होगा this will be ethanoic acid। एंड ये सेकेंड वन इज नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 होता है CH2 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड OH, ताकि 6 कार्बन एटम्स हो जाए जैसे यहां पे 6 है, एंड NH2, सो दिस विल बी इक्वल टू 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड। अब इनसे पॉलीमर कैसे बनेगा? हाउ इज पॉलीमर गोइंग टू बी फॉर्म यूजिंग दीज 2 मोनोमर्स? तो वापस हमने पॉलीअमाइड्स देखे थे ना, तो क्या होता है कि एसिड आपको OH देगा, NH2 में से आप एक H हटा दोगे, अच्छा सिमिलरली यहां से एक H हट जाएगा और यहां से एक OH हट जाएगा, ये OH हटेगा और यहां से एक ये H हटेगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट नाउ इज यू विल गेट NH, ये यहां पे आगे बॉन्ड बनाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, NH CH2 5 C double bond O, so n molecules of this and n molecules of this will combine together to form this large molecule, and this large molecule is basically nylon 2-nylon 6। ठीक है, तो these were the 2 examples of biodegradable polymers। और भी अगर जो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे पॉलीमर्स बनाना है। सो आपको क्या याद रखना है? मोनोमर्स याद रखना है, नाम के बेसिस पे आप मोनोमर्स गेस भी कर सकते हो। ओके फाइन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो आपको बोला जाए कि बस एक पॉलीमर दिया जाए कि नायलॉन 8, बस ये एक पॉलीमर है, तो नायलॉन 8 पॉलीमर क्या होगा? एक तो इसके अंदर पहले 8 कार्बन एटम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 3 6 7 8, COOH, एक कार्बन एटम को आप COOH में कन्वर्ट कर दोगे, दूसरे एंड पे आप NH2 लगाओगे, तो CH2 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 CH2, so 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ इससे पॉलीमर कैसे बनेगा? आप इसके बाजू में और एक मॉलिक्यूल रख दोगे तो क्या होगा? COOH ग्रुप आपको OH देगा, NH2 आपको एक H देगा, तो आपका जो पॉलीमर बनेगा वो ऐसा होगा ना, NH 1 2 3 4 5 6 7, CH2 7 टाइम्स C डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर नायलॉन 8 पॉलीमर एंड दिस इज द मोनोमर यूज्ड, ये इसका मोनोमर है। अच्छा, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, आप जब पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करते हो, द प्रॉब्लम इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो तो चेन साइज पे डिपेंड करता है ना, आपकी चेन कितनी लंबी है। नाउ n कैन बी 1000, इट कैन बी 1500, इट कैन बी 2000, तो जैसे जैसे आप n चेंज करोगे इसकी साइज चेंज होगी, एंड जैसे इसकी साइज चेंज होगी इसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर वी टॉक ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नाउ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालते हो पता है? इट इज
total molecular weight divided by total number of units or of repeating units. This becomes your average molecular weight. ठीक है. सो आपकी चेन की साइज जितनी बढ़ती जाएगी आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, बट वैसे ही टोटल मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि साइज बढ़ती जा रही है. बट इनका रेशियो जो है दैट रेशियो विल नॉट चेंज, दैट रेशियो विल बी अनअफेक्टेड. ठीक है. प्लीज रिमेंबर दिस. टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी पॉलीमर्स है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. फॉर एवरी पॉलीमर मोनोमर इज इंपॉर्टेंट. कौन कौन से मोनोमर्स यूज होते हैं उस पॉलीमर को बनाने के लिए. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ बोथ मोनोमर एंड पॉलीमर इज इंपॉर्टेंट. यूजेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड क्लासिफिकेशन, कि वो पॉलीमर नेचुरल है, लीनियर है, इलास्टोमर है, फाइबर है, वो चारों चीजें ये सारे पॉलीमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सी, ये समझने के लिए डिफिकल्ट नहीं है, ये समझने के लिए एक आसान सा टॉपिक है. बट व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस इज remembering things, and you have to remember lots and lots of things. Okay, खुद के नोट्स बनाओ, बार बार ये चीजें लिखो. आप टेक्स्ट बुक के अंदर नोट्स बनाओ, आप अलग से नोट्स बनाओ, बट जितनी बार आप चीजें लिखोगे ना उतना आपको ये याद रहेगा. ठीक है. ओके. अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग अबाउट मॉलिक्यूलर वेट. सी, ये जो टोटल नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं ना, इसी टोटल नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स को कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन. ओके. नाउ ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड्स अपॉन कि कितने रिपीटिंग यूनिट्स है. नाउ किसी भी पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसके साइज पे, उसके मॉलिक्यूलर वेट पे. ओके. नाउ हम लोगों ने 4 अलग टाइप के ये क्या कहता है पॉलीमर्स देखे हुए हैं, जैसे इलास्टोमर्स, फाइबर्स, फिर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. सो इनकी ये जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना, ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है साइज ऑफ द पॉलीमर पे. सो लेट मी राइट ओवर हियर. प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉलीमर. ठीक है, वो पॉलीमर के साइज पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज जो है. ठीक है. नाउ कोई भी पॉलीमर, जैसे पॉलीइथीन है, पॉलीइथीन जो होता है, पॉलीइथीन विल हैव मेनी CH2 यूनिट्स. ना वो 500 यूनिट्स हो सकता है, 1000 यूनिट्स हो सकता है, 1500 यूनिट्स हो सकता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी मिनिमम नंबर, कि अगर जो पॉलीइथीन बनाना हो या नायलॉन 8 बनाना हो, तो ऐसे कितने यूनिट्स मुझे कम से कम ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके मैं उसको कहूंगा कि अरे ये पॉलीमर है. Now, जो minimum number of repeating units which are necessary, okay, to make a polymer, that is called as critical degree of polymerization. Let me write it over here. Okay, so minimum number of units required to give characteristic properties is called critical degree of polymerization. ये जो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे. So critical degree of polymerization depends on the force of attraction. So say for example, I can consider 2 examples. जैसे पॉलीइथीन है. पॉलीइथीन जो बनता है वो बनता है इथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2. एंड ये जो पॉलीइथीन होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH2 CH2 N.
पॉलीइथीन के अंदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, एंड हमें ये पता है वैन डर वाल्स फोर्स इज अ वीक फोर्स। ओके, नाउ इस फोर्स की जो वैल्यू होती है डिपेंड्स अपॉन साइज। सो वैन डर वाल्स फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको साइज भी बड़ी करनी पड़ती है, एंड साइज बड़ी करने के लिए आपको n की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो इन केस ऑफ पॉलीइथीन व्हेन यू हैव वीक वैन डर वाल्स फोर्स यू विल नीड मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, आपको बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स चाहिए होंगे। तो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होगी उस केस में ये ज्यादा होगी। Critical degree of polymerization is basically minimum number of units required. So in this case, you will need large number of units. Because we will need large number of units, critical degree of polymerization will be larger. So let me write critical degree of polymerization is larger. ठीक है, in case of polyethylene because your van der Waals force is weak. बट इसी को आप कंपेयर करो नायलॉन 6 से। हाँ, नायलॉन 6 में हम लोगों ने देखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, एंड ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज वेरी हाई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो आपको अब बहुत ज्यादा रिपीटिंग यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे NH CH25 C डबल बॉन्ड O, तो यहां पे जो ये N होगा दिस नंबर विल बी लो, बट वही N जो यहां पे होगा दिस नंबर वुड बी हाई। So in case of polyethylene when you have weak van der Waals force you will need many repeating units. But in this case, when you have very strong hydrogen bonding, intermolecular force आपका जब strong होता है तो आपको बहुत ज्यादा repeating units की जरूरत नहीं पड़ती। तो n can be a low number, so I can write therefore critical degree of polymerization is low. ठीक है, ओके, इट्स लाइक दिस। मान लो किसी की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है तो एक बार सुन के भी उसको चीजें समझ में आ जाती है, बट किसी के केस में मान लो ग्रास्पिंग पावर वीक है तो उसको एक चीज 3 बार 4 बार सुननी पड़ती है ना। तो ऐसा ही है यहाँ पे, वैन डर वाल्स फोर्स वीक है तो आपको बहुत सारे यूनिट्स चाहिए होंगे, बट यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स जो है, वैन डर वाल्स फोर्स है, यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग तो आपको बहुत ज्यादा फोर्सेस की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा यूनिट्स की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, सो देयरफॉर क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज लेस और लो। ओके, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा, इस पे मैंने जैसे आपको बताया कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दोज थिंग्स, अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। अच्छा, एंड आपको अगर जो कोई और नया पढ़ते वक्त कोई नया पॉलीमर मिलता है तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, डरो मत। उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन वैसा ही होगा जैसे हम लोगों ने और बहुत सारे पॉलीमर्स देखे हैं, उन्हीं के जैसा इस नए पॉलीमर का भी स्ट्रक्चर होगा। ओके, वल्कनाइजेशन आप इंपॉर्टेंट है। वल्कनाइजेशन में हमने कहा था कि क्रॉस लिंकिंग होती है। अब क्रॉस लिंकिंग करने के लिए आप डाइसल्फाइड ऐड कर सकते हो या आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड कर सकते हो। ओके, ठीक है, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज प्रिपेयर दिस वेल। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।